हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पंडित। सो बहुत दिनों से हमारे दोस्त लोग बोल रहे थे कि इर्तुगरुल गाजी के ऊपर रिएक्शन दो। सो चलो आज सोचे कि इसी पे रिएक्शन दे दे। और ये है रियल स्टोरी ऑफ इर्तुगरुल गाजी। और ये टोटली शायद हिंदी में होगा तो हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है उस इर्तुगरुल की कहानी जिसने पूरी दुनिया को पागल कर दिया, RH नेटवर्क। सो ये शायद RH नेटवर्क की तरफ से है ये वीडियो। इर्तुगरुल गाजी क्या है, मतलब क्या थे, उनका कैसा टाइप का कैरेक्टर था, क्या हाँ इन शॉर्ट आई थिंक ये 12 मिनट का एक वीडियो है। तो काइंड ऑफ लाइक डॉक्यूमेंट्री आप कह सकते हैं। जैसे हम ऑलरेडी वो देखे थे ना कि क्वेश्चन एंड आंसर काइंड ऑफ जो इर्तुगरुल गाजी के ऊपर ही था, वैसे टाइप का भी हो सकता है। वी डोंट नो क्या है ये, पर चलो देखते हैं। इर्तुगरुल गाजी के ऊपर जितना जानना है उतना अच्छा है, राइट? समरी होगा, आई गेस एक समरी होगा 12 मिनट का वीडियो में। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है ये वीडियो। उसके बाद बात करेंगे आप लोगों के साथ। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। Yes, also please follow us on Instagram. तो चलो शुरू करते हैं। Yes. Started with that music. वाव! कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अर्तुगरुल गाजी मज़े की कोई दास्तान या कोई किस्सा नहीं, बल्कि मुसलमानों के इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है। अर्तुगरुल गाजी उस दौर की कहानी है कि जब मुसलमानों का तख्त इस ज़मीन की बजाय सातवें आसमान पर हुआ करता था। ये कहानी है उस बहादुर शख्स की कि जिसने न सिर्फ एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसने 600 साल से ज़्यादा आधी दुनिया पर हुकूमत की, बल्कि साथ साथ अपनी बहादुरी से उस दौर के मुसलमानों में वो हौसला और वो हिम्मत पैदा की कि उस दौर में मुसलमानों के सामने टिकने वाला कोई भी मौजूद नहीं रहा। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। आखिर कौन था ये बहादुर शख्स अर्तुगरुल कि जिसकी कहानी देखकर आज पूरी दुनिया पागल हो गई है? आखिर कौन है ये अर्तुगरुल कि जिसका नाम सुनकर आज भी अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क थर थर कांप रहे हैं? अर्तुगरुल गाजी से मुसलमानों के दुश्मनों को कितना डर लग रहा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सीरियल अभी तक तकरीबन 20 से 25 मुल्कों में बैन किया जा चुका है और सभी कट्टर इस्लामी दुश्मन मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रजब तैयब अर्दोगान इस सीरियल के ज़रिए से मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम दुश्मनान इस्लाम की कोशिशों के बावजूद लोगों पर से इसका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और आज पूरी दुनिया में तकरीबन 160 देश ऐसे हैं कि जिसमें ये बड़े शौक़ से देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि इसने देखने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आखिर जानते हैं कि कौन है ऐसा शख्स कि जिसकी आज कहानी देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है? ये था कौन अर्तुगरुल गाजी? तो चलिए बिना किसी देर के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। RH नेटवर्क के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप तमाम सुनने और देखने वालों को सबसे पहले मेरा सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज़ खां की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के भी कई मुल्कों पर फतह हासिल कर रही थी। उस वक्त की ये कहानी थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहाँ भी जाते खून की नदियाँ बहा दिया करते थे। ना बच्चों की एहतियात करते थे, ना बूढ़ों की लिहाज करते थे और न ही औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना ही इन मंगोलों का मकसद हुआ करता था। जब ये मंगोल ख्वारिज़्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला हुआ करता था जो इस इलाके को छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गया। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तुगरुल गाजी और यही वो बेटा था कि जिसके ऊपर ये ड्रामा यानी सीरीज़ को बनाया गया है।
ये वो जाबाज हस्ती है कि जिसके किरदार को इसमें दिखाया गया है। सल्जूक की सल्तनत की शहज़ादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और उसके बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इसको महल ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तुगरुल गाजी के हत्थे आ गए। अर्तुगरुल ने शहज़ादी हलीमा और उसके बाप और उसके भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज दिलहर अर्तुगरुल गाजी की। इस घटना के बाद कई बार इस कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगीं, मगर अर्तुगरुल ने बड़ी ही दिलेरी के साथ इन तमाम परेशानियों का डटकर मुकाबला किया। अर्तुगरुल गाजी का जो सबसे बड़ा दिलेरी और होशियारी का काम था वो ये था कि उसने ईसाइयों के उस किले को ही फतह कर लिया था जहाँ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें तैयार हुआ करती थीं। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक आलमी जंग की साजिशें रच रहे थे, मगर अर्तुगरुल गाजी अपनी बहादुरी के साथ इन तमाम के इरादों पर पानी फेरता चला गया। जब अर्तुगरुल ने इस किले को फतह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तुगरुल की दिलेरी और बहादुरी का डंका ज़ोरों शोर से बजना शुरू हो गया और यहीं से अर्तुगरुल नाम का एक ऐसा तूफ़ान उठा कि पूरी दुनिया में दुश्मनान इस्लाम इस तूफ़ान में उड़ते चले गए। मंजिलें मारते बर्क रफ्तार शह सवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमों से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीज़ तो नाबूद कर दे, मुझे सीने अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। एक बार की बात है कि दरियाए फ़रात को पार करते हुए काई कबीले के सरदार और अर्तुगरुल के बाप यानी सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि जाहिर है कि अर्तुगरुल जैसा बहादुर और ज़हीन शख्स उस कबीले में उसके बाप के बाद कोई भी मौजूद नहीं बचा था। अर्तुगरुल की सरदारी में उस कबीले ने खूब तरक्की की और उस तुर्की कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। अर्तुगरुल के दो भाई उनसे अलग हो गए, जबकि अर्तुगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफ़र पर निकल पड़ा। बीच सफ़र में अर्तुगरुल ने देखा कि दो सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमज़ोर है और एक सेना बड़ी मजबूत है। कमज़ोर वाली सेना हारने के कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दे दिया। ये जंग थी सल्जूक और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तुगरुल के इल्म में नहीं थी। मंगोलों की फ़ौज अलाउद्दीन की सल्जूक वाली फ़ौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तुगरुल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूक की फ़ौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाश मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनान इस्लाम इसकी जहानत और इसकी बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहा करते थे। मुसलमानों की सल्जूक की सल्तनत उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फ़ौज और दूसरी तरफ खूंखार मंगोल, इन दोनों के बीच सल्जूक की सल्तनत पिसी चली जा रही थी। अनकरीब था कि ये सल्तनत ख़त्म ही हो जाती, मगर जिस दिन से अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से ये सल्तनत खूब परवान चढ़ने लगी, तरक्की पाने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपने निडर सिपह सालारी से रूमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। उस वक्त कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो अर्तुगरुल गाजी को टक्कर दे सके। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अर्तुगरुल गाजी अपनी वफ़ात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। ये वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह ज़हीन, बहादुर और निडर था। 1288 में अर्तुगरुल ने वफ़ात पाई। इसके बाद सन 1299 में अर्तुगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्रे आज़मों पर यह सल्तनत फैल गई।
और इस सल्तनत का नाम पड़ा सल्तनत उस्मानिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में तकरीबन आज के 40 देश मौजूद थे, यानी 40 देशों पर अकेले हुकूमत थी। और ये सल्तनत 1923 तक लगातार बनी रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर अफसोस 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमज़ोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से ख़त्म कर दिया गया। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी पहला विश्व युद्ध हुआ, तो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ कुछ देश बरतानिया के साथ आ गए, जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस वगैरह थे, तो दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश और भी थे। मगर फिर उस वक्त का जो तुर्की का आखिरी सुल्तान था, उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बरतानिया ने ज़बरदस्ती उसके सुल्तान को फंसाकर और उसको मजबूर किया कि तुम किसी तरह से भी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हमसे मुआहदा करो, यानी एक समझौता करो, वरना तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा उन तमाम साजिशों के तहत एक समझौता किया गया, एक मुआहदा किया गया, जिस समझौते को लोजान समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की शर्त थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफ़ा देगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस कायम करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि खिलाफत उस्मानिया पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। और सबसे बड़ी और घातक जो शर्त थी वो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी ही ज़मीन पर ख़ुद से तेल या पेट्रोल जैसी कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही ख़रीदना होगा। और साथ ही साथ तुर्की की बंदरगाह पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में मिलाती है। इसे आलमी मिल्कियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज़ इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकता। यानी अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये कह सकते हैं कि तुर्की को इस समझौते के ज़रिए 100 साल के लिए एक कोने में बांधकर फेंक दिया गया, यानी अब तुर्की कुछ भी नहीं कर सकता था। अमेरिका ने अपने गुलाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि मुस्लिम गद्दार शख्स था, उसको तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित किया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराबनोशी और मगरबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में ये समझौता ख़त्म होने वाला है, और जब ये समझौता ख़त्म होगा तब पहले जैसा तुर्की बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों को भी आंखों में आंख डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दोगान जैसा मुस्लिम उम्मत का दर्द रखने वाला एक लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और अपनी ईमानदारी के चलते एक बार फिर सेकुलर तुर्की को इस्लामिक तुर्की की जानिब गामज़न कर दिया है। और इसी वजह से आज अमेरिका, इजराइल जैसे तरक्की याफ्ता देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तगरुल गाजी को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, हर मुसलमान के दिल में इसका नशा सवार हो चुका है। ओके सो ये था अर्तुगरुल गाजी का हिस्ट्री। तो हम लोग बहुत सारे पार्ट्स वगैरह हम देखे थे, तो सीन वगैरह जो भी था वो कॉमन था, बट हाँ स्टोरी वाइज इतना डेप्थ में नहीं पता था, बट बहुत कुछ अभी पता चला। हाँ ये कबीला का एक हिस्सा था। और मंगोलियन के बारे में जो बात की है वो हम भी पढ़े थे, बहुत ज़्यादा ब्रूटल वो लोग थे। एंड वो लोग जहाँ पे जाते थे वहाँ पे खून की नदियाँ बह जाती थी, ऐसे टाइप का भी मैं पढ़ी थी अपने हिस्ट्री के टाइम में, जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी उस टाइम। और उस टाइम मतलब ये भी था कि मंगोलियन ऐसा टाइप का थे ना, वो औरत और बच्चे लोगों को भी नहीं छोड़ता था, मतलब बच्चे लोगों को मारने में उनको और ही अलग टाइप का खुशी मिलती थी, ऐसे टाइप के थे। उसे रोकने के लिए कोई तो चाहिए था, और ये थे अर्तुगरुल गाजी। ये एक काई कबीला बोल के कोई एक कबीले के जो बादशाह है उनके 3rd नंबर बेटा है। और सही में मतलब अर्तुगरुल का जो कैरेक्टर जो निभा रहे थे यहाँ पे ये ड्रामे में, क्या मतलब जबरदस्त रोल सिलेक्शन है, सीरियसली। मतलब उनको क्या बोले, उनका जो लुक है वो भी ज़बरदस्त है, जो वे में वो अपीयर करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जब जैसे वो हॉर्स राइड करते हैं, जैसे वो तलवार पकड़ते हैं, मतलब देख के लगता है कि हम रियल अर्तुगरुल को ही देख रहे हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई ड्रामा चल रहा है या फिर कुछ। अर्तुगरुल का पिक्चर अभी तक हम देखे नहीं है। मैं गूगल में सर्च की थी, मुझे मिला नहीं, मुझे यही मिल रहा था। जो बस ये स्टोरी के ऊपर ही ये लोग अपना कैरेक्टर ये लोग सेट किए ना, हाँ स्टोरी के ऊपर ही कैरेक्टर सेट किए। और मतलब कोई भी उस्मान का कैरेक्टर देख लो, वो
भी, फिर क्या नाम है, और एक जो था क्या नाम था उसका, टी से टुरगुट, हाँ, उस्मान का कैरेक्टर अगर देख लो या फिर टुरगुट का कैरेक्टर अगर देख लो, सब इतना जबरदस्त रोल सिलेक्शन इन लोगों का है, सबके सब एकदम गुड लुकिंग है, बहुत जबरदस्त, कितना ज्यादा अच्छे लगते हैं इन लोगों को देख के, कि हॉर्स राइड करते हैं, तलवार वगैरह उठाते हैं, बात करते हैं, मतलब डायलॉग डिलीवरी, एवरी सिंगल थिंग इज लाइक ब्रिलियंट। ये बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे कंट्री में टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स को भी पीछे छोड़ दिया है, बहुत सारे कंट्री बैन कर चुका है। हम जैसे सुने, हमें पता नहीं था ये, इस बारे में यहाँ से ही पता चला, लेकिन बहुत सारे कंट्री का प्यार मिला। इवन हमारे देश से भी बहुत लोग देखते हैं, इंडिया में तो बैन नहीं है, सबको ही देखते हैं, हम भी देखते हैं, हम तो यूट्यूब में भी हमारा रिएक्शन रिव्यू शेयर करते हैं। मुझे समझ नहीं आता बैन करने की जरूरत क्या है, यहाँ पे जो एक योद्धा का, हाँ, योद्धा का जीवनी अगर बता रहे हैं तो इसको बैन करने की कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन हाँ, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री से बहुत लोगों को बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों का, चाहे जहाँ का भी हिस्ट्री हो, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बहुत जगह रहता है, और कुछ चाहते हैं कि उस हिस्ट्री का इफेक्ट कहीं और किसी और चीज में क्लैश ना करे, ये फिर हो सकता है कुछ भी, इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत होता है। हमें मतलब एज अ न्यूट्रल इंडिविजुअल अगर आप बोलते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे टाइप का चीज के ऊपर जानना, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई भी धर्म का हो, कोई भी, चाहे वो इस्लामिक धर्म का हो या हिंदू या फिर पंजाबी, कुछ भी, सिख, कुछ भी, हमें इतना अच्छा लगता है, हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे टाइप के लोग कितने सारे टाइम तक अपने मतलब स्ट्रगल के द्वारा बोलिए या फिर अपने जज्बा के द्वारा बोलिए, पूरा जो हुकूमत है वो बरकरार रखे, कितने सारे लोगों को हाँ जिंदगी दिए, क्योंकि ये बोल रहे थे ना कि मंगोल और रोमान ये दोनों आके एकदम भिड़ गए थे, इनका जो सल्तनत था उनको तोड़ने के लिए, लेकिन वो अकेले मतलब पूरा जोश से वो सामना किया और वो लोग को एकदम चैलेंज करके रखे कि नहीं घुसने देंगे। हिस्ट्री ऐसा चीज है ना कि सब चीज सबको देखना चाहिए, सबको जानना चाहिए कि क्या पहले था, लाइक बहुत सारा, नॉट ओनली ये सब बीसी के टाइम में, बिफोर क्राइस्ट के टाइम में, वो सब का भी हम लोग हिस्ट्री जानते हैं और देखे भी हैं, तो ये सब जानना चाहिए। बट हाँ, एक चीज रिमेम्बर करना चाहिए कि हिस्ट्री के जगह पे हिस्ट्री जो हो चुका है, पास्ट के इन्फ्लुएंस को अभी नहीं लाना चाहिए, राइट। पास्ट में क्या क्लैश हुआ क्या नहीं हुआ, उसको वो क्लैश को अभी अगर बरकरार करें तो वो ठीक नहीं, क्लैश तो करना नहीं चाहिए। अभी तो ये तो क्लैश शुरुआत हुआ था क्योंकि वो इनके कबीले के ऊपर बाहर से रोमान और या फिर बहुत अच्छा लगा कि कोई तो थे, अपने ऊपर अगर कुछ आता है तो कोई बंदा बैठ करके नहीं रहेगा, वो अपना लड़ाई खुद लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्ञान भी मिलता है ये सब जान के, बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत इंटरनल बातें पता चलता है, एंड ये सब चीज ना हमारे जिंदगी के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेटेबल तो है, राइट। हाँ, कुछ ना कुछ इंसान, वो लोग भी इंसान थे, हम भी इंसान है, तो रिलेटेबल तो लगेगा ही, राइट। एंड बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर पब्लिशिंग दिस वीडियो, क्योंकि इतने डेप्थ में ये कितने अच्छे तरीके से बोल भी रहे थे, इतने डेप्थ में पता चला, इनके बोलने के तरीका भी बहुत अच्छा था। RH नेटवर्क, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब देयर चैनल, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए, राइट। ओके, सो या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। वीडियो पे एक लाइक बटन क्लिक करके लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।